हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द जो है वो करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एकात्मवाद और गांधीवाद। तो इन दोनों की जो है आज हम परिभाषाएं जो है वो देखने वाले हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इकाई 7 जो है उसमें व्याख्याएं जो है हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द जो है वो दिए गए हैं। तो उन्हीं की व्याख्याएं जो हम आजकल कर रहे हैं। तो इसका भाग 7 जो हम करने वाले हैं, बाकी जो है वो मैंने बता दिए हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसका जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे दूँगी। उसमें आपको सारे जो है एक साथ मिल जाएंगे और वहाँ आप इन सारे परिभाषाओं को एक साथ देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप इनको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सबके लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई टॉपिक है या किसी भी चीज़ पे आप कोई चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसके ऊपर जो है विचार किया जाए, उस पर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम जो है वो शुरू करते हैं। तो एकात्म मानववाद, तो ये क्या है एकात्म मानववाद? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। उन्होंने जो है एकात्म मानववाद की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। तो ये जो है एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें विकास जो है मानव का किया गया था। उसके विकास के केंद्र में जो है वो मानव था। एकात्म मानववाद जिसमें मानववाद की बात थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी पूंजीवाद, व्यक्तिवाद एवं मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का विरोध किया, लेकिन आधुनिक तकनीक एवं पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया। तो उन्होंने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवाद, व्यक्तिवादी एवं मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का विरोध किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो आधुनिक तकनीकी थी, तो जो नई टेक्नोलॉजी है और पश्चिमी विज्ञान, उन दोनों का उन्होंने समर्थन किया, उनका स्वागत किया। ये पूंजीवाद एवं समाजवाद के मध्य एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हो, लेकिन उनके अतिरेक एवं अलगाव के जैसे गुण ना हो। तो ये जो है पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों से अलग एक ऐसी राह के पक्ष में थे जिसमें जो है दोनों प्रणालियों के गुण हो, जो उनकी अच्छाइयाँ हो वो तो उसमें हो, लेकिन उसमें इन दोनों के अंतर्गत जैसे हमें अतिरेक और अलगाव का विचार देखने को मिलता है वो इसके अंतर्गत मौजूद ना हो। तो उपाध्याय के अनुसार पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराएं केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार देती है, इसलिए वे भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित है। तो पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा जो है मानव के शरीर और मन की आवश्यकताएं ही देखती है, जबकि मानव के संपूर्ण विकास के लिए इनके साथ साथ आत्मिक विकास भी आवश्यक है। तो वो जो है मानव की जो है शरीर और मन की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनका कहना था कि इनके अलावा जो है मानव के आत्मिक विकास की बात भी जो है हमें देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक वर्गहीन, जातिहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। तो उनके अनुसार समाज में एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ किसी प्रकार का वर्ग का भेदभाव ना हो, जातिहीन हो, जहाँ अलग अलग जातियाँ जो समाज में बटी हुई है वो ना हो, और समाज में इन सब चीज़ों को लेके किसी भी प्रकार का संघर्ष ना हो। ऐसे समाज की कल्पना जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता। आज विश्व की एक बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। विश्व भर में विकास के कई मॉडल लाए गए, लेकिन आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिला।
अतः दुनिया को ऐसे विकास मॉडल की तलाश है जो एकीकृत और संधारणीय हो। एकात्म मानववाद ऐसा ही एक दर्शन है जो अपनी प्रकृति में एकीकृत एवं संधारणीय है। तो वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो हमारी जो विश्व है, हमारा पूरा देश है, उसमें गरीबी जो है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो गरीब लोगों का है। और कई सारे विकास के मॉडल जो है वो हमारे समाज में, हमारे देशों में आए हैं, लेकिन उनसे कोई भी परिणाम जो है वो सही नहीं निकला। समाज में ऐसे ही गरीबी जो है व्याप्त है। तो इसके विकास के लिए, इस गरीबी के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो एकीकृत और संधारणीय हो। और मानववाद जो है, एकात्म मानववाद एक ऐसा ही दर्शन है जिसके अंतर्गत जो है वो एकीकृत और संधारणीय भावना है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। तो एकात्म मानववाद जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों की बात सोचता है, दोनों की आवश्यकता को संतुलित करता है और इसके साथ साथ जो मानव की गरिमापूर्ण जीवन है उसको भी सुनिश्चित करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग का समर्थन करता है जिनसे उन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सके। तो ये जो है ऐसी समाज, ऐसी व्यवस्था की कामना जो है वो करता है जिसमें सभी लोगों को जो है संसाधन उपलब्ध हो सके, उसकी पूर्ति की जा सके। एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि इस आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत विविधता को प्रोत्साहन देता है, अतः भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एकात्म मानववाद जो है केवल राजनीति विचारधाराओं पर नहीं चलता, बल्कि इसमें जो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भी बात जो है इसके अंतर्गत कही गई है। और ये सिद्धांत जो है विविधता को प्रोत्साहन देता है, यानी ये अलग अलग विविधता जो हमारे देश में पाई जाती है, कहीं पे जाति की, पहनावे की, भाषा, बोली, हर क्षेत्र में जो है यहाँ पे विविधता है। तो ऐसे देश के लिए जहाँ अलग अलग प्रकार की इतनी सारी विविधताएं जो हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ एकात्म मानववाद की विचारधारा जो है बहुत ही उत्तम है, जो लोक कल्याण के लिए जो है बनाई गई है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जो है प्रदान करना है एवं अंत्योदय अर्थात समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन को सुधारना है। तो एकात्म मानववाद का उद्देश्य जो है क्या है, वो प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जो है वो देना है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मध्य वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सभी को समान रूप से जो है व्यवस्था देना चाहता है। और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जीवन स्थिति जो इतनी बेकार है, उनकी जीवन स्थिति को जो सुधारना है, वो इसका लक्ष्य है। तो एकात्म मानववाद केवल एक ही व्यक्ति की बात नहीं सोचता, ये समाज के हर वर्ग की, हर लोगों की बात सोचता है, हर एक की परेशानियां सोचता है कि उसको किस प्रकार से सुधारा जा सके। तो एकात्म मानववाद जो है वो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पे जो निचला वर्ग है, निचले स्तर के लोग हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एकात्म मानववाद भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, गांधीवाद। तो गांधीवाद क्या है, गांधीवाद किसके विचारधारा है, वो देखते हैं। तो महात्मा गांधी के विचारों को गांधीवाद कहा जाता है। गांधीवाद के संबंध में सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है? तो निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने राजनीति संबंधी क्रमबद्ध सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत नहीं किया है, न किसी वाद का संस्थापन ही किया। तो यहाँ जो है हम आज गांधीवाद विचारधारा किसको कहते हैं, जो गांधी जी के विचारों पर जो चलती है, तो उसको गांधीवाद कहा जाता है। तो अगला यहाँ पर बात ये कही गई है कि क्या गांधीवाद जैसी भी कोई विचारधारा है वास्तविकता में? तो नहीं, वास्तविकता में तो ये कहीं भी कोई भी राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही गांधी जी ने जो है किसी प्रकार की कोई वाद का संस्थापन ही किया है, उनके द्वारा किसी भी वाद की स्थापना नहीं की गई है।
गांधी जी ने स्वयं कहा था, गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं और न मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। मेरा यह दावा भी नहीं कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार किया है। मैंने तो सिर्फ शाश्वत सत्यों को अपने नित्य जीवन से और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास मात्र किया है। तो गांधी जी के अनुयायियों ने गांधी जी के बिखरे अभिव्यक्ति विचारों को संकलित कर क्रमबद्धता प्रदान कर गांधीवाद नाम दिया है। तो गांधीवाद जो नाम है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और ये नाम जो है उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी विचारधाराओं को संकलित करके उनको क्रमबद्धता रूप देके एक गांधीवादी विचारधारा गांधीवाद नाम दे दिया। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई थी। तो गांधीवादी विचारधारा जो है वो कहीं लिखी गई या उनके द्वारा किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं था। ये उनकी जो विचारधाराएं थी जो उन्होंने स्वयं की जिंदगी में अपनाई थी, तो उनको जब उनके अनुयायियों ने इकट्ठा किया और उनका संकलन करके बनाया है तो उसको गांधीवादी विचारधारा कहा गया है। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। तो गांधीवादी विचारधारा जो है वो केवल राजनीति, नैतिक और धार्मिक नहीं है, इसमें हर तरह का समावेश है। पारंपरिक विचारधाराएं भी इसमें हैं और आधुनिक का भी इसमें समावेश मिलता है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसमें जो है पश्चिमी का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें साथ ही हमें नैतिक, जो महात्मा गांधी के जो नैतिक और धार्मिक सिद्धांत थे भारत के, उन्होंने भी उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत केवल हमें आदर्शवाद ही नहीं मिलता बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद, जो जिस व्यवहार पर लोग चलते हैं उसका वर्णन मिलता है। गांधीवादी दर्शन एक दो-धारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। तो एक तरफ तो इसमें सत्य और अहिंसा का प्रचार किया जाता है और दूसरे इसमें समाज को बदलने की बात भी कही गई है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया। तो ये विचारधाराएं जो है उनकी अलग अलग चीज़ों को जब उन्होंने देखा, परखा, सीखा, उनसे ये जो विचारधाराएं विकसित हुई है। प्रमुख गांधीवादी विचारधारा, तो उनकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? गांधीवादी जो है वो किस किस विचारधारा को प्रमुखता देते हैं? तो सबसे पहले है सत्य और अहिंसा। तो गांधीवाद जो है वो गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा पर बल देते थे। तो गांधीवादी विचारधारा के ये दो आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है तथा नैतिक कानून और कोड इसका आधार है। तो गांधी जी जो है सत्य के पक्षधर थे और सत्य को ही मानते थे और ये उनके दो हैं आधारभूत सिद्धांत, मुख्य उनके सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता। तो गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पक्षधर थे, अहिंसा को ही मानते थे। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो है शारीरिक और मानसिक पीड़ा जो है वो नहीं देनी चाहिए और यही अहिंसावाद सिखाता है। सत्याग्रह, सत्य इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या हो गया कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ जो है आत्मबल का प्रयोग, यानी सत्याग्रह यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति स्वयं पीड़ा सहकर
अधिकारों को सुरक्षित और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाने की जो एक नीति है, वह सत्याग्रह के अंतर्गत की जाती है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध महावीर की शिक्षा, टॉल्स्टॉय और रस्किन आदि सहित कई अन्य दर्शनों में मिल सकती है। तो इस सत्याग्रह का प्रयोग जो है हमें अन्य जो उपनिषद वगैरह है, शिक्षाएं थी, उनके अंतर्गत जितने भी महान दार्शनिक विचारक थे, उनके सिद्धांतों में हमें सत्याग्रह की बात देखने को मिलती है। स्वराज। हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समाहित करती है। तो स्वराज का जो अर्थ होता है वो तो स्वशासन होता है, स्वराज यानी कि स्वयं राज करना, स्वशासन करना। लेकिन गांधी जी जो ने इसको एक अलग ही क्रांति की संज्ञा दी जो व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग होती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज से था और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। यह स्वशासन है, आत्मसंयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जाता है। तो गांधी जी जो है स्वराज का मतलब एक अलग अर्थ यहाँ पर निकालते हैं। उनका मतलब यहाँ स्वराज से स्वशासन नहीं था, उनका मतलब था देशवासियों हेतु स्वतंत्रता अपने संपूर्ण अर्थों में। सिर्फ यहाँ स्वराज से अर्थ खुद के शासन की बात नहीं थी, संपूर्ण देशवासियों से जो है इसका अर्थ था। स्वदेशी। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। तो स्वदेशी का अर्थ है अपने देश से है, लेकिन ज़्यादातर संदर्भों में इसका आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। तो स्वदेशी का जो वास्तविक अर्थ होता है वो लिया जाता है अपना देश, स्वदेश यानी कि अपना देश। लेकिन यहाँ जो है अधिकांश जगह जो है स्वदेश से तात्पर्य जो है वो आत्मनिर्भरता से लिया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र आत्मनिर्भर हो स्वयं के। स्वदेशी राजनीति और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्यश्रितता है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण के स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। तो गांधी जी ने जो है स्वदेशी जो है उसका साथ दिया, इस विचारधारा को समर्थन किया। उन्होंने विदेशी चीज़ों का जो है बहिष्कार किया और वो चरखे का प्रयोग करके स्वयं सूत काट के जो है वो कपड़ा सिल के पहनते थे और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करा था और स्वदेशी को जो है वो अपनाया था। गांधीवाद तथा मार्क्सवाद में समानताएं। तो अब देखते हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या क्या समानताएं हैं। मार्क्सवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का ही उद्देश्य मानव का विकास और लोक कल्याण है। तो दोनों में ही मानव के विकास की बात कही गई है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना। दोनों ही विचारधारा का अंतिम लक्ष्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। तो दोनों में ही वर्ग विहीन, जहाँ पे समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में ना बटा हो, इसकी बात कही गई है। श्रम की सर्वोपरिता। तो दोनों ही विचारों में जो है सभी श्रम जो है सभी के लिए अनिवार्य बताया गया है। सभी व्यक्ति परिश्रम करे और खाए, कोई किसी का शोषण ना करे। तो ये बात जो है वो दोनों में, गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों में कही गई है। विश्व शांति के समर्थक। दोनों ही विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि विश्व युद्धों से मुक्त कोई भी शक्तिशाली देश कमज़ोर देश का शोषण ना करे। तो विश्व शांति की बात जो है दोनों में कही गई है। तो इसके निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा जो है ऐसे संस्थानों और कार्य प्रणाली के निर्माण को आकार दिया जहां सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। तो गांधीवादी विचारधारा में सभी प्रकार की जो है सामाजिक बात जो है वो कही गई, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात। उनके अनुसार लोकतंत्र ने कमज़ोरों को उतना ही मौका दिया जितना ताकतवरों को। तो गांधीवादी विचारधारा के अनुसार ये कहा गया कि लोकतंत्र ने दोनों का ही समर्थन किया है।
उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में अपनाया गया। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्व से गांधीवादी दर्शन बनता है और ये गांधीवादी विचारधारा के 4 आधार हैं। तो ये जो था आज का वीडियो, आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।